ओम शांति। बाप दादा का आवाहन करेंगे सभी और यह आदत डाल लेंगे बाबा को बार बार बुलाने की। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और देखेंगे ऊपर से आकाश से जैसे पंख फैलाए फरिश्ते रूप में बाप दादा नीचे आ रहे हैं और साथ साथ बाबा का शक्ति दल दादियां भी फरिश्ते रूप में उड़ती हुई हमारे सामने आ गए। अब देखें जैसे जमीन से थोड़ा ऊपर 3-4 फीट ऊपर बाप दादा और दादी यानी एडवांस पार्टी की आत्माएं बहुत तेज प्रकाश में चमकते हुए मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे हैं। और जो घर लौकिक घर है वो पूरा फरिश्तों से भरा हुआ है और उन फरिश्तों के आगमन से ही पूरा घर में पॉजिटिव एनर्जी फैल गई है। पूरा घर लाइट से भर गया है और यहाँ रहने वाली आत्माएं उस पॉजिटिव एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। बाबा की छत्र छाया में और हमारे पूर्वजों की ही प्रेरणा से हम जो बुक पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे लिए जो अच्छी बातें हैं उसको हम ग्रहण कर रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर 14 शुरू करते हैं। हमारा शरीर। अब शरीर पर संकल्पों का क्या प्रभाव होता है? हमें शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे मगर शरीर पर इसलिए क्योंकि हमें ब्राह्मण जीवन में इस संगम युग में निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है ताकि हम पुरुषार्थ कर सके। जो बाबा कहते हैं उसको हम धारण कर सके मन बुद्धि से। सॉरी। तो पढ़ते हैं, मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। और ऐसे कहा जाता है शरीर में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ी देर रुक कर ध्यान से उस स्थान को देखें का मतलब है अपना मन बुद्धि उधर ले जाएं। जहां ध्यान देते हैं उधर एनर्जी जाती है, यानी हमारा वो सेंटर हमारा ध्यान खिंचवा रहा है हमारी तरफ। देखो ठीक है। तो क्या कह रही है ऑथर? एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। मैं मानती हूँ, यानी ऑथर कह रही है मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। हर मतलब छोटे से लेके बड़े तक। जीवन में बाकी हर चीज किसी चीज की तरह हमारा शरीर आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। शरीर हमेशा हमसे बात करता है यदि हम उसे सुनने का समय निकालें तो। आपके शरीर की हर कोशिका आपके सोचे गए हर विचार और बोले गए हर शब्द के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। हर कोशिका यानी सेल। क्यों? क्योंकि वो लाइव है। एक एक सेल जो होता है ना उसको कहते हैं यूनिट सेल ऑफ बॉडी, यानी उस सेल में जीवन जीने की पूरी क्षमता है। अगर उस सेल को अलग कर दिया जाए तो उसके जीवन काल में वो जितना भी उम्र उस सेल की है वो पूरा जीवन जिएगा। इसका एक जीवंत उदाहरण बायोलॉजी में एक यूनिट सेल वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है। नाम पता है किसी को?
अमीबा। हाँ, अमीबा। उसकी शेप भी ना आत्मा की तरह होती है, ऐसे 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 हिल, उसका ना कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, एक ऐसे लाइट की तरह ना उसकी बॉडी पूरी हिलती डुलती रहती है। एक छोटा सा सेल है, उसके अंदर सब कुछ होता है जीने का। गला साथ नहीं दे रहा, गले को देखना पड़ेगा। तो उसमें सेल में सब कुछ होता है। ऐसे ही हमारे शरीर का हर भाग, इवन न्यूरॉन्स भी जो हमारे, सब पूरी तरह क्षमता है उनमें। सांस लेने की क्षमता है, छोड़ने की क्षमता है। ब्लड जो साफ होता है वो भी ऐसे ही होता है, सेल में जाता है, सेल से वापस आता है। उसके अंदर और सारे ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होती हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको साइंस में पढ़ाया जाता है। वो इतनी छोटी होती है कि आप आंखों से भी देख नहीं सकते हो। यानी कहने का भाव है कि एक छोटी सी चीज में जीवन जीने की पूरी क्षमता है। इसलिए हमारे जो भेजे गए संकल्प हैं उनके वाइब्रेशंस को वो खींच लेते हैं। अब ये अकेले काम नहीं करते, हमारे सेल के अंदर मिलकर काम करते हैं, संगठन में काम करते हैं, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। आप वो छोड़ दीजिए, वो संगठन में काम करते हैं और संगठन में एक साथ पॉजिटिव एनर्जी आगे फेंकते हैं। जैसे हमारा सपोज एक थॉट, हमारा एक संकल्प एक न्यूरॉन पर पहुंचा, यानी ब्रेन के एक मस्तिष्क के एक कोशिका में पहुंचा। उस कोशिका के जैसे पैरों की तरफ बहुत सारे धागे लगे हुए हैं। अब उन बहुत सारे धागों ने बहुत सारे आगे के अपने साथी न्यूरॉन्स के पास मैसेज भेज दिए, उन्होंने अनेकों को भेज दिए। पूरा जो ब्रेन के सेल्स थे वो एक ही थॉट में, एक ही विचार में फिक्स हो गए। सपोज किसी ने सोचा मेरा मन उदास है, अब ये उदासी का संकल्प एक न्यूरॉन ने आगे भेज दिया, मैं उदास हूं, मैं उदास हूं, मैं उदास हूं, सब पर पहुंच गया। तो उदासी सभी सेल्स में पहुंच गई। सबके फेसेस कैसे हो गए, सारे सेल्स के फेस आप इमेजिन करो, सारे स्माइलीज जो होती है ना, उनके मुंह ऐसे टेढ़े हो गए। यानी उदास, मैं उदास हूं क्योंकि हमने अपना स्वरूप ऐसा बनाया, बाकी सारे सेल्स हमको फॉलो कर रहे हैं, हम भी उदास हैं। तो शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उदासी। उनसे जाने वाली जो एनर्जी है बाकी सेल्स में भी ऐसे ही जाएगी। पूरा शरीर उदास, उदास होने से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और जहां पर वो इफेक्ट डाल रहा है, जो थॉट जिससे रिलेटेड है, सपोज पेट से रिलेटेड है, तो वो सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी पेट में इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये शरीर पर काम करता है। ऑथर आगे क्या कह रही है ये इसमें नहीं लिखा हुआ, ये मुझ आत्मा ने इसमें से बोला है। सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों व मुद्राओं को प्रेरित करती हैं और शरीर को रोगमुक्त या रोग युक्त करती हैं। जिस व्यक्ति की त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती, त्योरियां माने ऐसे जो आईब्रोज होती है ना, ऐसे ऐसे माथे में माथा सुकड़ा रहता है, उसको कहते हैं त्योरियां। उसके मन में उल्लासमय स्नेहिल विचार नहीं रहते। बुजुर्ग लोगों के चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से जीवन भर की विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं। अब जो बड़े लोग हैं 70-80 के आसपास के, उनके चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ जाती है, वो उन्होंने क्या विचार किए होते हैं वो उसको दर्शाते हैं। आप बुजुर्ग होने पर कैसे दिखेंगे, ये ऑथर पूछ रही है, उसको छोड़ देते हैं। हम तो बाबा के सभी बच्चे बहुत यंग है, उनकी ना उम्र कम हो जाती है। कम हो जाती का मतलब है जिस समय आपने ज्ञान लिया ना, उधर से आपकी उम्र थोड़ी रुक जाती है। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा है। सपोज 30 साल की उम्र में आपको ज्ञान लिया और आप 50 साल के हो गए, तो आपका सिर्फ ऐसे लगता है 5 ही साल ऊपर हुए हैं, आप उतने ही बड़े हो। मैं सूरज भाई को मैं आत्मा देख रही हूँ 20 सालों से, ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन 20 सालों से उनका चेहरा याद है, ऐसे का ऐसे ही है किसी को ये अनुभव? को उसमें 1-2 किलो का शायद अंतर ऊपर नीचे हुआ होगा। कल देखा था, सेम।
उनके 30-35 साल पहले के आवाज को देखो तो थोड़ी सी चेंज हुई होगी, वो थोड़ी बॉयश थी, ये थोड़ी बड़ वाली है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। तो यानी कि क्यों हो गई ऐसी? क्योंकि हमारे भाव एक रस हो गए, हमारा मन बच्चा हो गया। बाबा कहते हैं ना, आप 3 साल का बच्चा हो, ज्ञान में आए हो, 5 साल का बच्चा हो, 3 महीने का हो, तो मन बच्चा हो गया। मन बच्चा हो गया तो हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो भी बच्चों की तरह यंग फील करते हैं। वो यंग फील करते हैं तो बाहर में अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है। तो ऑथर क्या कह रही है, मैं इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों की अपनी सूची को शामिल कर रही हूँ जो शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करती है। आगे है ना, उसकी बता रही है, एक लिस्ट है, वो उसको शामिल कर रही है कि जिस प्रकार का विचार किया गया है उससे रिलेटेड वो बीमारी कैसे उत्पन्न होती है। साथ ही स्वस्थ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए विचार प्रारूपों या कथनों को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। यानी जो खराब विचार थे वो क्या थे और अब जो नए विचार हैं वो कैसे करने हैं, ये लिस्ट है। वे मेरी पुस्तक, अब जो लिस्ट इनके नए विचारों की है ना, वो सारे सोमान है। आप जितने भी देखोगे इजी वाले, जैसे मैं खुश रहती हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसे सिंपल सिंपल सोमान है। क्योंकि उसको तो वैसे वाले पता नहीं है ना ऑथर को, लेकिन जितनी बुद्धि उस हिसाब से जो सोचा है वो सिंपल सिंपल एफर्मेशंस हैं। तो इन छोटी सूचियों के क्या है, वे मेरी पुस्तक हील योर बॉडी में है। अच्छा, एक और पुस्तक होगी इनकी, हील योर बॉडी, इसमें तो है लेकिन इसमें थोड़ी लिस्ट है, और एक बॉडी होगी हील योर बॉडी, उसमें पूरी लिस्ट होगी, वो मुझे नहीं पता, पढ़ी भी नहीं है। इन छोटी सूचियों के अलावा मैं कुछ सामान्य स्थितियों का पता लगाऊंगी जो आपको इस बात का संकेत देंगे कि हम इन समस्याओं को कैसे उत्पन्न करते हैं। हर मानसिक कारण हर किसी के लिए 100% सही नहीं होता। जैसे उस दिन पूछ रही थी ना कोई बहन, हालांकि वह रोग के कारण की हमारी तलाश को शुरू करने के लिए एक संदर्भ बिंदु देता है, ये कारण हो सकता है। वैकल्पिक उपचार पद्धतियों में काम करने वाले कई लोग अपने ग्राहकों के साथ हर समय हील योर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और पाते हैं कि मानसिक कारण 90 से 95% तक सही होते हैं। यानी साइकोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक डिजीजेस जो होती है 90% साइकोलॉजिकल होता है। और अब तो ये जो कैंसर वाले डॉक्टर्स हैं जो कैंसर्स को देखते हैं, वो हमें ये पूछते हैं हर एक से, पेशेंट से, आप दुखी तो नहीं रहते थे, आपको किसी से परेशानी तो नहीं थी? ऐसा हमने 4-5 लोगों को सुना है कि वो डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले, अभी हाल ही 15-20 दिन पहले की बात है, रिलेशन में किसी को था प्रॉब्लम, तो उनको डॉक्टर ने सबसे पहला यही पूछा कि आप संतुष्ट हो, आपको जीवन में किसी से कोई परेशानी तो नहीं, आपको टेंशन तो नहीं रहती है? तो उन्होंने बताया, क्योंकि हम उनको बताते रहते थे ना, आप ऐसे करो ऐसे करो, तो उनकी युगल ने बताया कि डॉक्टर ने सबसे पहला यही प्रश्न पूछा। और इवन डॉक्टर हंसा रावल, आप उनकी जो सीरीज थी 1 से लेकर 10 तक, उसमें भी उन्होंने इस पर शोध किए थे और बहुतों को सही किया था। आगे पढ़ते हैं। मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है। थे वो हैं दुनिया को दिखाते हैं, थे वो है दुनिया को दिखाते, क्या मतलब हुआ इसका? आमतौर पर हमें इस तरह पहचाना जाता है। जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम यह महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधे की मांसपेशियों में जन्म लेती हैं और सिर के ऊपर तक और कभी कभार नीचे आंखों तक पहुंचते हैं। समझ रहे हो? जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो क्या होता है, ऐसे नहीं होता है, आपने देखा होगा, या कनपटी की नसें जो है तन जाती हैं। है किसी को अनुभव?
कनपटी की नसें तन जाती हैं, पूरा चेहरा कैसे दांत भिज जाते हैं, आंखों के नीचे से लाल लाल हो जाता है। तो मांसपेशियां क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। सुन रहे ना सभी? जी दीदी, ऐसे ही होता है। हेयर शेफ्ट हेयर फॉलिकल के रास्ते से बढ़ते हैं। क्या बोल रही है? हेयर शाफ्ट जो हेयर फॉलिकल्स का मतलब जो सिर के अंदर जो रोम छिद्र होते हैं ना, छेद होते हैं जिनके अंदर बाल उगता है, तो जो बाल होता है उसका सिरा, उसको शाफ्ट बोलते हैं। और फॉलिकल का मतलब होता है जो छेद जिसके अंदर बाल घुसा हुआ होता है, उस रास्ते से बढ़ते हैं। जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर शाफ्ट इतना सख्ती से कस जाते हैं। सुन लो, जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर शाफ्ट इतनी सख्ती से कस सकते हैं कि बाल सांस नहीं ले पाते और वे मरकर गिरने लगते हैं। हाँ, हेयर शाफ्ट बाहर और फॉलिकल अंदर होता है। समझा क्या हुआ? जब आप तनाव में हुए, आपकी मसल्स सिकुड़ रही हैं, तो जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी सिकुड़ रहे हैं बहुत तेजी से, तो वो बाल भिज गया। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? वो जो बाल था ना, वो भिज गया। और वो बाल इतना नरम होता है शाफ्ट के पास, जहां से वो जैसे मिट्टी में एक छोटा सा नरम पौधा उगा हुआ है। अब मिट्टी को आप कस दो, जोर से दबा दो, तो क्या होगा? वहां से टूट जाएगी ना वो डंडी। समझ गए? बालों के गिरने का कारण सबके साथ नहीं हो सकता, विटामिन की कमी भी हो सकती है, मगर उनका एक कारण ये भी है। और विटामिन की कमी में भी यही पाया जाता है, बाल ड्राई होने लगते हैं, हेयर फॉलिकल्स जो सख्त हो जाते हैं, उनकी नमी खत्म हो जाती है, तो क्या हो गए? वहां से टूट गए। यदि यही तनाव जारी रहे और खोपड़ी को आराम नहीं मिले तो फॉलिकल इतने कस जाते हैं कि नए बाल आ नहीं पाते। वो एरिया प्लेन हो जाएगा धीरे धीरे ना। मिट्टी और उसको ले लो आप, एक छोटा सा पौधा और मिट्टी को एग्जाम्पल ले लो। वो मिट्टी इतनी सख्त हो गई तो वो नीचे से जो वो बीज डला हुआ है ऊपर कैसे आएगा? इसका परिणाम होता है गंजापन। अब कोई और कारण भी हो सकते हैं, ये उनमें से एक कारण है अगर सब कुछ ठीक है। नहीं तो कई हेरिडिटी कारण भी होते हैं और कहीं न्यूट्रिशन की कमी के भी कारण होते हैं, ये सब भी होता है। मगर हुआ क्या, वो जो सिर की सतह थी वो प्लेन हो गई। आया समझ? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो इस बारे में। समझ आया? अब जिसको समझ आया वो बताओ। आप में से जिसको समझ आया वो एक्सप्लेन करें। किसी को समझ नहीं आया क्या? दीदी, बालों के बारे में बोला ना आपने? हाँ, क्या बोला इसमें? कि जो हेयर शाफ्ट होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और फॉलिकल जो होते हैं ना वो अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है। तो तनाव का अगर टेंशन है, दिमाग जो भी है, तो ऊपर को जब टेंशन ऊपर को जाता है सिर को, तो वो नमी जो होती है, अगर नमी है तो बाल एकदम से नरम रहेंगे, तो वो जो टूटेंगे नहीं। तो वो जो अगर ड्राई होता है तो वो बाहर, अंदर से बाहर की तरफ नहीं आते बाल। नहीं, ड्राई और उसकी बात नहीं है, यहाँ पे तनाव की बात है। तनाव होने से जो आपकी मसल्स, जो सिर के ऊपर में जो मसल्स है ना, वो अकड़ जाती है। जैसे बताया ना, त्योरियां चढ़ जाती हैं, आंखों टाइट हो जाती है, नसें दिखने लगती हैं। तो वो आपने क्या करा? गुस्से में टाइट हो गई। टाइट होने से स्किन सिकुड़ रही है, वो सख्त हो रही है ना। सख्त हो रही है। फिर क्या हुआ? सख्त होने से वो
बाहर नहीं आता। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया पोते का, हाँ, तो वो अंदर का, हाँ, अंदर को ही रहेगा, वो बाहर से मिट्टी अगर सख्त होगी तो वो बाहर को नहीं आएगा। ऐसे ही गंजापन आता है। ठीक है, तो बाहर अंदर तो को नहीं जो आया, लेकिन जो बाल बाहर थे पहले से उनका क्या हुआ? वो जैसे, भी निकल गए। हाँ, वो निकले हुए थे पहले से, लेकिन वो स्किन जिसमें घुसे हुए थे वो, यानी कि जो आप छेद लगा लो मिट्टी में जिसमें घुसे हुए थे, वो इतनी टाइट हो गई कि वो सरफेस से कट गए अपने आप, जैसे शेव कर दिया हो जी किसी ने, जैसे गला दबा दिया उनका। जी जी। समझ गए? हाँ जी। और ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? ऐसा ही चलता गंजापन रहा। हाँ, गंजापन क्यों आया? क्योंकि खोपड़ी को आराम नहीं मिला। फॉलिकल्स यानी वो छेद जिनके अंदर बाल थे वो इतने कस गए कि नए बाल नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहे, और ऐसा बहुत दिन तक रहा तो वो सरफेस ऐसा हो गया कि वो नीचे से ऊपर आने का चांस ही नहीं रहा, तो गंजापन हो गया। क्लियर है? अभी भी किसी को क्लियर नहीं हो तो बताओ। हाँ दीदी, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा जिन्होंने मतलब एकदम इसको, चलो साइंस की छोड़ दो बात, आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो इसको। मिट्टी और छोटा सा नन्हा सा बीज, उसमें से जब कोपल निकल रही है तो उसको सरफेस कैसा चाहिए? ढीला। तभी तो वो खोदते हैं ना, मिट्टी को ढीला करते हैं तब बीज डालते हैं। मिट्टी सख्त मिट्टी में बीज डालेंगे क्या? और मिट्टी को टाइट कर दिया तो बीज ऊपर नहीं आ पाएगा। तो हमारे बालों को भी क्या चाहिए? नरिशमेंट। इसलिए हम उसको थोड़ा सा क्या करते हैं? मालिश करते हैं, सर में वो देते हैं। और अगर आपने इतना टाइट कर दिया तनाव के कारण, तो बाल क्या होंगे? वहीं पे टूट जाएंगे। जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, नरम होता है। मेरे बेटे का ही ऐसे बचपन में बहुत घने घने बाल थे, और अभी तो बिल्कुल वो सामने का कुछ बाल नहीं, गंजाई हो गई पूरा। तो उनको टेंशन रहती है। हाँ, वो इंजीनियरिंग में पढ़ता था, वो पुणे में रहता, तो उसके बाल आगे से वैसे हो गए, पीछे से और आगे से चले गए पूरे। हाँ, तो इसका कारण मतलब आप ये समझो ना कितना टेंशन में रहा होगा। और ये मोबाइल वगैरह जो है ना आजकल, इसका ये भी कारण हो रहा है आजकल। हाँ, लैपटॉप, हाँ, वही काम रहता नहीं। ओम शांति देवी। हाँ, देवी हमारे तो युगल भी गंजे और ससुर भी गंजे हैं, दोनों गंजे। अरे वो तो एक देखो, कुछ ना कुछ हेरिडिटी होती है, मगर सब में एक ही कारण नहीं होता है। लेकिन ये है कि अगर सब कुछ ठीक है, आपकी हेरिडिटी में कोई नहीं है, तब कुछ हो रहा है, वो भी उम्र से पहले। उम्र पे आके हो तो वो भी होगा, लेकिन उम्र से पहले हो रहा है तो ये कारण हो सकते हैं, तब हमें ध्यान देना है। तो जब से महिलाएं, आगे पढ़ते हैं, जब से महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करके तनावों और कुंठाओं की शिकार हुई हैं, तब से महिलाओं के गंजेपन में काफी वृद्धि हुई है। पिंकी बहन म्यूट कर लीजिए। जॉब करने जाती हैं, सारा दिन उसी में लगी रहती हैं, इधर से उधर सब टेंशन, बाल गिरते हैं आजकल, कितनी गिरते हैं महिलाओं के बाल। हम महिलाओं में गंजेपन के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि महिलाओं के बनावटी बाल बहुत स्वाभाविक और सुंदर होते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर पुरुषों के कृत्रिम बाल दूर से पता चल जाते हैं। चलो वो छोड़ो। तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है, तनाव कमजोरी है। ऑथर कह रही है, कोई लोग टेंशन करते हैं तो सोचते हैं हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम बहुत ताकतवर हैं। नहीं, ये कमजोरी है। ये नोट कर लो, इस बुक का चैप्टर पढ़ा देना लोगों को। जो नॉन बीके, जो बीके नहीं है, उनको आप पढ़वा सकते हो ये चीज। सहज, एकाग्र और शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित होना है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा, और हम में से बहुतों को अपनी खोपड़ी को आराम देने की भी जरूरत होती है। इसे अभी आजमाएं। अभी आजमाएं, कुछ बता रही है। अपनी खोपड़ी को रिलैक्स करने को कहें मतलब बोलकर कहें, रिलैक्स करते हैं ना, ये योग निद्रा में होता है, और अंतर महसूस करें। चलो करके देखते हैं।
स्थिर बैठ जाए, बिल्कुल चारों ओर से ढीला छोड़ दे शरीर को और भ्रिकुटी में आत्मा देखते हुए ध्यान अपना मस्तिष्क में लगाएंगे। जिस मस्तिष्क में आत्मा बैठी है उसको देखेंगे कैसा है वो। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और उसके ऊपर चढ़ा हुआ कवर हड्डी का, अंदर का किसी ने चित्र देखा है तो उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब बोले मन से, हे मेरे मस्तिष्क, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितना ज्ञान मुझे समझाने में मदद करते हो। तुम्हारे अंदर ही बीचों बीच में आत्मा रहती हूँ और मुझ आत्मा के संकल्पों को आप पूरे शरीर में ले जाने का काम करते हो। मेरे हर संकल्प को, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, तुम झेलते हो। मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे द्वारा तुमको बहुत थका दिया जाता है, कभी तो तुमको जो दर्द होता है वो तुम सहन करते हो। इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। अब मैं तुमको रिलैक्स करने का आदेश देती हूँ। तुम थोड़े 15 सेकंड के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ओम शांति। ठीक लगा? अभी तो फिर क्या पता चलेगा, आराम से बैठ के करना तो अच्छा लगेगा। इसमें यह भी देखा जा सकता है कि किसी को दर्द हो, सिर दर्द हो, उस समय करके देखें, अपने ब्रेन से बातें करें और मस्तिष्क की कोशिकाओं को रिलैक्स होने का आदेश दें। ऐसे बोल के करें, ढीला छोड़ें, थैंक यू करें, उसको प्यार करें, तो देखो क्या होता है। ऐसा कोई करे तो बताना। तो ऑथर कह रहे हैं, हाँ दीदी, जो हुई ना, हमारा सिर दर्द हो रहा था तो आपसे पूछा था कि दीदी मैं मतलब सिर के लिए भी कर सकते हैं, उससे दीदी हमारा ना बंद हो गया था। अच्छा, अच्छी बात है। बैक पेन में मुझे 2-3 दिन पहले हो रहा था, तो ऐसा ही कुछ जैसे आप दिखाते हैं ना, आई एम सॉरी, वैसे थोड़ी बात की तो उसी वक्त ही उतर गया था। अच्छा, बैक में चला रहा था। हाँ, ये करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, सचिन भाई जी की 2-3 दिन क्लास आई है ना, उसमें भी उन्होंने यही बोला है, आपको पीठ दर्द हो या सर दर्द हो, एकदम से आप गोली मत लो, पहले आप उनसे बात करो। जब बहुत जरूरी लगे तो ही लो, पहले नहीं लो, फिर आपका दिन के लिए अपने आप कम जाएगा। दवाई एकदम से दे देना तो इसका मतलब है जैसे किसी को शटअप कर देते हो ना, कोई बोलता है तो आप क्या करते, शटअप, चुप कर देते हो। वो जो कुछ कहना चाह रहा है हमसे, उसको आपने मुंह बंद कर दिया। दवाई देने का मतलब ये होता है। तो पहले थोड़ी देर सुने क्या है, थोड़ी देर झेलें उसको, उससे बात करें। हाँ, ये चीज बिल्कुल सही कहा आपने। एक यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भाई थे, वो ज्ञान शुरू लिया था, उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी, पर उन्होंने स्टडी कर रहे थे पूरे फिजिकल पे, प्रेशर वगैरह करके। वो बताते थे कि जो आजकल के दौर में जो थायराइड वाली प्रॉब्लम लोगों को होती है, जब ये फीमेल को होती है, क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता है, घर में दबा के रखा जाता है। इसका ये रीजन है कि उन सबको ये थायराइड वाले प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। जो गांठ होते हैं ना, ये इसलिए क्योंकि वो अपनी बातों को अपनी कह नहीं पाते, वो दबा लेते हैं, समझा हो जाता है उनमें, तो ये सब उनको प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ये आएगा इसमें। गले की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए, मेल में किसी
किसी को भी थायराइड का प्रॉब्लम नहीं पाया जाता, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा। हाँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जिन्होंने सबसे थायराइड के केसेस पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने, ऐसा ही होता है। और कमर की प्रॉब्लम्स भी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, माताओं में पाई जाती है कमर की, और ये घुटनों की। मेल्स में इतनी नहीं होती है। और गांठें भी दीदी ना, गांठें। हाँ, गांठें, ये क्योंकि मन में जो गांठ पड़ जाती है, वो मन में पड़ी गांठ ही शरीर में कहीं ना कहीं जगह ले लेती है। बिल्कुल सही है दीदी, वही। तो इसीलिए बाबा ने जो ड्रामा का राज बताया ना हमको, ये इसीलिए बताया है कि गांठों को डिसॉल्व करो, मन से गांठों को डिसॉल्व करो, सबको दुआएं दो। आज जो कल की मुरली थी, बाबा ने कहा किसी के प्रति ये नहीं रखो, और है भी तो उसको दुआएं दो। उससे क्या है ना, ये डिसॉल्व होती है। आप मन से गांठों को डिसॉल्व कर दोगे, शरीर से डिसॉल्व हो जाएंगी। दीदी एक और चीज कहना चाह रहे थे, अव्यक्त अपने मन की बात, कि जब भी आपकी क्लास में अटेंड करती हूँ, चाहे व्यक्तवाणी का, चाहे अमृत वेला का, चाहे मैं तो सेंटर पे रहती हूँ, लेकिन बोल नहीं पाती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। अच्छा। सेंटर पे ऐसे मतलब कि हर वक्त हम ऑनलाइन नहीं रह सकते ना, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो मेरा ये अनुभव, मतलब आपको बहुत 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 थैंक्स कहना चाह रहे थे, कई दिनों से कहना चाह रहे थे, पर मुझे लगा कि आज मुझे बोलना चाहिए। अच्छा। तो मुझे मतलब भले ही सेंटर पे जो मेरा ज्ञान और योग और जो मैंने प्रैक्टिकल सीखा ना, वो भी सच में मैंने आप लोगों के द्वारा ही सीखा। जैसे शीतल दीदी हैं, आप हैं, और वो दीदी जो एक पहले वो ऑनलाइन क्लास कराती थी, विनीता दीदी, निष्ठा दीदी, है ना। तो मैंने ये सारे प्लेटफॉर्म से मैं सारे ज्ञान सीखे, और हम देखते कि जब भी हम हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। बाबा ने ऐसा ही यूनिटी बनाई है हमारी, कि हम हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सब लोग बहुत वंडर खाता है कि जैसे मुझे कहीं गीता पाठशाला में कहीं और भी क्लास कराने जाना होता है, तो सारी जो क्लासेज यहाँ सुनते हैं, सीखते हैं, तो आपके द्वारा बताए वो बताते हैं, सबको लगता है कि इनके ज्ञान में बहुत प्रैक्टिकल और डेप्थ है। मैं बताती हूँ कि मेरी एक नैन्सी दीदी है, मतलब हम सब के ग्रुप है, उसमें जो हम सब सीखते हैं। अच्छा अच्छा, हमारा ऐसा एक ग्रुप है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो ये तो मैं अपने मन में कितने दिन तक आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं सेंटर कई बार आप बोलते हो कोई बोल नहीं रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अच्छा। मेरे साइड से दीदी यही रहता है कि मैं इसलिए बोल नहीं पाती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आपका निरहंकारीपन है, आप समर्पित हैं। हाँ दीदी। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है, ये तो सब हम आपस में एक दूसरे का उत्थान ही कर रहे हैं। किसी को किसी से कुछ मिल रहा है, अच्छी चीज तो जरूर किसी की सेवा हो, आगे में आप दो, वो औरों की हो। यही तो हमको विश्व का कल्याण करना है ना, बस इसी से है। बहुत अच्छी बात है। तो वही सुबह की सेवा रहती है, तो मैं अव्यक्त वाणी लगा देती हूँ, बोल नहीं पाती। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम, बोलिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब आपस में। आज मैं ना, मुझे लगा कि आज मैं बहुत थोड़ी फ्री हूँ, मुझे आज मैं बोलूंगी ग्रुप में। अच्छा, टॉपिक बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत। और जितने भी यहाँ पे ग्रुप हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बाबा के यहाँ पे इतने होनहार प्रतिभा, तो कहती हूँ सभी हैं, सभी हैं इसमें। एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो, मतलब मुझे पता है जिसमें से कि कुछ किसी को भी अधिक ज्ञान की जरूरत है। ये सिर्फ एक शेयरिंग है, एक अवेयरनेस है जो हम कर रहे हैं। बाकी आपने जो अमृत वेला कराया है, मैंने कई सेंटरों पे भी रिकॉर्डिंग देखे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब बाबा कराते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते, उसे बिठा देते हैं, बाबा चलो। आपके द्वारा तो हमने बहुत सेंटर भी हम दे देते हैं, जो होमवर्क देते हैं वो मैं सारे ग्रुप के, ये हरिनगर सेंटर है दिल्ली में, से कनेक्टेड है। हरिनगर जानते हैं, वहाँ रहे हुए हैं हम, फ्रेंड्स वगैरह है हमारे वहाँ पे। घंटाघर, हरिनगर, करोल बाग, ये सारा एरिया गए हुए हैं वहाँ पे। करोल बाग तो अभी थोड़ा आगे। तो आपके जितने रिकॉर्डिंग होमवर्क आते हैं ना, मैं और ग्रुप में फॉरवर्ड कर, सब लोग पुरुषार्थ करता है। तो अच्छा है, अच्छा है, इसमें क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने कहा है ना, एक से दूसरे को कभी बताया नहीं ना कि इस तरीके से, हमने कहा जहाँ से ज्ञान मिले सब बात। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो आपके अंदर की लगन है जो आप कर रहे हो, है ना, ये आपके अंदर की लगन है और वो आपको आगे बढ़ा रही है। बहुत अच्छी बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ऑथर कह रही है इसे आजमाएं। तो वो खोपड़ी का जो एग्जाम्पल दिया रिलैक्स करने का, कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आम तौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जैसे उन्होंने बताया ना, गला है तो गला रुक गया, बोल नहीं पा रहा, तो उसमें प्रॉब्लम हो गई क्योंकि एनर्जी ब्लॉक कर दी वहां पे आपने वहां पे एनर्जी को ब्लॉक कर दिया, एनर्जी आगे फ्लो ही नहीं हो पा रही। आप उसको विजुअलाइज करो, सूक्ष्म शरीर। बाबा जो कहते हैं व्हाइट है, अब उसमें व्हाइट में पैचेस आ गए, गले में पैच आ गए यहाँ पर, तो जो एनर्जी का संकल्प का फ्लो था वो नीचे नहीं जा पा रहा, वहां पे अटक गया। अब वहां पे क्या होगा, स्थूल में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे कान में, कान का प्रवाह आप सुनना नहीं चाह रहे, आपने ब्लॉक कर दिया एनर्जी को, कान में प्रॉब्लम आ गई। अब इतनी प्रॉब्लम जब आ जाती है तब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जब हम उसको ठीक ही नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है, कहाँ गई है, हाँ, तो जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में आता है, जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है तो कान में दर्द होता है। देखो, जैसे जबरदस्ती किसी चीज को मरोड़ दिया जाए, हाथ को मरोड़ दिया जाए तो हाथ में दर्द होगा ना। अब कान में आप नहीं चाह रहे मैं सुनूं, मगर सुनना पड़ रहा है आपको, और आप मन ही मन अंदर में गुस्सा आ रहा है, तो कान में दर्द हो जाएगा। ज्यादा हो गया ना तो कान दर्द होगा, और बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आगे और दिक्कत होगी। कान दर्द की बीमारी बच्चों में आम है, ये देखो कान दर्द की बीमारी, क्योंकि उनकी मम्मियां चिल्लाती रहती हैं, सुनता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बच्चे सुन सुन के उनका कान दर्द करने लगे, क्योंकि सॉफ्ट होता है। कान दर्द की बीमारी बच्चों में आम है। अक्सर उन्हें घर में होने वाली उन बातों को सुनना पड़ता है जो वे वास्तव में सुनना नहीं चाहते। घर के नियम अक्सर बच्चे को गुस्से की अभिव्यक्ति करने से रोकते हैं, चुप कर देते हैं ना हम उनको, और बातों को बदलने में बच्चे की असमर्थता उनके कान दर्द को जन्म देती है। कान बहने लगता है, कान दर्द हो जाता है। बहरापन, अब ये कान दर्द की बीमारी, गले की क्या क्या बताई, सर दर्द की, आगे है बहरापन। किसी की लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। कोई बहरा हो गया तो लंबे समय तक मैं किसी की बात सुनना नहीं चाह रही थी, अब उसने क्या करा, अंदर से जगह ही बंद कर दी उसको सुनने की, वो खराब हो गया वो चीज वहां से। अब करो, क्या करोगे। ध्यान दीजिए, जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने में समस्या होती है तो दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। अच्छा, आंखों पे आ गई बात। आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आंखों में कोई समस्या होती है तो इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में अतीत, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज है जिसे हम नहीं देखना चाहते। उसमें आगे है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूर या नजदीक की आंख जो की भी कमजोरी है वो आपका वही क्षमता है। देखो कितनी गहराई वाली बातें। और अब आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हो कि इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। तो हमारी पिछले जन्म की कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है ना सूक्ष्म शरीर में हमारे। हो सकता है पिछले जन्मों में वो ऐसा हो आपके साथ, और वो सूक्ष्म शरीर तो आपके पास आया ना, उसने वैसी ही शरीर की रचना कर दी। बचपन से ही किसी के कान बहरे हैं तो आप कहोगे उसने तो क्या सुना, वो पीछे से लेकर आया, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया इस जन्म में। समझ आए। तो ऑथर कह रही है जब मैं छोटे बच्चों को, हाँ हाँ दीदी, मेरा भतीजा है लौकिक में, मतलब 40 साल का भी, मतलब वो बचपन से ही उसकी, मतलब जैसे ही पैदा हुआ ना 10 महीने बाद पता चला, न वो अभी तक न बोल पाता है, उसकी बुद्धि भी जैसे 1 साल के बच्चे से भी कम है।
मतलब वही सब कुछ बेड पे ही करना, ये वो सब कुछ। और उसकी आंख में भी फर्क, एक साइड में भी फर्क, मतलब ऐसा है 40 सालों से ऐसा ही है। खिलाओ तो खाएगा, नहीं खिलाओ तो नहीं, ऐसा। ठीक है, मतलब सारा काम भी इसका करते हैं। इसके आगे हम कल करेंगे, टाइम हो रहा है अभी। ठीक है, तो एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़ देते हैं और खत्म कर रहे हैं। जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1-2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए, तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव हुए। अभी जो हो रहा है, क्या आप उसे नकार रहे हैं? आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते? क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? यदि आप स्पष्ट देख पाते तो आप क्या देखते जो आप अभी नहीं देख रहे हैं? तो क्या आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? ऑथर कह रही है, जरा देखो, चेक करो, संकल्पों पर ध्यान दें। ठीक है, तो अभी रखते हैं। ओम शांति। आगे कल पढ़ेंगे।